वेलकम टू अभ्युदय सिविल सर्विस क्लासेस। तो जैसा मैंने आपसे इंट्रोडक्शन की क्लास में कमिट किया था कि कुछ हम प्रोग्राम चालू करेंगे आपके लिए, और जो प्रोग्राम होंगे वो बहुत ही यूनिक होंगे। और यूनिक इस सेंस में नहीं कि कुछ हमें अलग करना है, इसलिए यूनिक इस सेंस में कि सिविल सर्विस की तैयारी के लिए जो सबसे नेसेसरी चीज़ होती है उसको कोचिंग संस्थाओं ने जो मार्केट में ऑलरेडी अभी इस्टेब्लिश है उन्होंने मिस किया हुआ है ना। और वो जो गैप था, उस जो वैक्यूम था, उसको फिल करने का हम कोशिश करेंगे, हम यहाँ एफर्ट करने की कोशिश करेंगे, है ना। मैंने आपको बताया था कि अभ्युदय जो है इस सेक्टर में स्टेबल होने वाला एक न्यू इंस्टीट्यूट है, पर ये जो इंस्टीट्यूट है वो जैसे 10 इंस्टीट्यूट है तो 11वां इंस्टीट्यूट जुड़ने वाला ऐसा नहीं है कि इंस्टीट्यूट के नाम में नया इंस्टीट्यूट है ना। अभ्युदय अपने आप में एक यूनिक और इस लीग से हटके अपने आप को स्टेबल करेगा, इस बात की मैं आपको श्योरिटी देता हूं, है ना। खैर, मैं आपको बता रहा था कि हम कुछ प्रोग्राम चालू करने वाले थे, उसी में आज जो हमारा प्रोग्राम है जो जिसको हम आज चालू करने वाले हैं वो है हमारा सिलेबस डिकोडिंग प्रोग्राम। और मैंने आपसे कहा था कि सिलेबस जो होता है किसी भी एग्जाम की का बेस होता है सक्सेस का। अगर आप सिलेबस को ठीक से समझ लेते हैं तो फिर एग्जाम को आपको क्वालिफाई करना बहुत 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 ज्यादा आसान हो जाता है ना। लेकिन दुर्भाग्य है, आप खुद भी जाके परीक्षण कीजिए, मैं नहीं कह रहा हूं। आप देखिए 2-3 साल से जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, आपके आसपास जो स्टूडेंट हैं, उनसे पूछिए कि वो सिलेबस को कितना जानते हैं, है ना, कितनी गहराई में वो सिलेबस को जानते हैं। आप जब सिलेबस को ही नहीं जानेंगे तो आप पढ़ाई किस चीज की कर रहे होंगे, है ना। बड़ी ही चिंतन करने जैसी चीज है, लेकिन पता नहीं कोचिंग संस्थाएं इस तरफ क्यों अपना मूव नहीं कर रही थी, है ना। तो खैर, हम स्टार्ट करेंगे हम आज अपना प्रोग्राम जो होगा। और मैं बता दूं आपको, ये मध्य प्रदेश का सबसे शानदार, सबसे यूनिक और ऑथेंटिक प्रोग्राम होने वाला है। बहुत ही साइंटिफिक तरीके से हम सिलेबस को डिकोड करेंगे, और इस प्रोग्राम की ड्यूरेशन थोड़ी सी लंबी होगी। और आप लंबी मतलब हो सकता है 1 महीने के आसपास ये प्रोग्राम चले, बट यकीन मानिए कि जिस बच्चे ने इस प्रोग्राम को कर लिया ठीक से, उस बच्चे की सफल होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो बहुत 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 ज्यादा हाई होगी। मतलब फिर अगर वो मेहनत कर लेता है तो मुझे नहीं लगता कि बाकी सारी चीजें अगर उसके फेवर में है तो उसको कोई सक्सेस से रोक सकता है ना। तो इसलिए मैं कहता हूं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। अच्छा, कई बच्चों को ऐसा भी लग सकता है कि सर 30 दिन के आसपास अगर ये प्रोग्राम चलेगा तो 30 दिन क्या हम सिलेबस पढ़ेंगे? नहीं, 30 दिन आप सिलेबस नहीं पढ़ेंगे। 30 दिन की तैयारी में आप एमपीपीएससी क्या पूछता है उसको तो दिमाग में सेट कर ही लेंगे बहुत अच्छे से, उसके साथ ही सिलेबस में आए हुए जो कीवर्ड होते हैं, जो टर्म्स होते हैं, उनको भी जान लेंगे। उनकी मैं आपको डेफिनेशन दूंगा। जो 2 मार्कर क्वेश्चन आते हैं, कई बार 7 मार्कर जो क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें आपको आंसर को लिखने में बहुत 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 ज्यादा आसानी होगी। इसके साथ ही मैं आपको इस सिलेबस डिकोडिंग प्रोग्राम में यह भी बताऊंगा कि किस तरीके से सिलेबस का जो एक पार्ट है वो सिलेबस के कई और दूसरे पार्ट से भी कनेक्ट होता है, या उसको कनेक्ट करके लिखा जा सकता है आंसर में, ताकि आप एक कंपेरेटिव जब आंसर लिखते हैं, तुलनात्मक उत्तर लिखते हैं, या सामंजस्य बना के 2-3 सब्जेक्ट का जब उत्तर लिखते हैं तो आपके उत्तर में विभिन्न विभिन्न डायमेंशन होते हैं, जो कि एक निश्चित तौर पे एक कॉपी चेक करने वाले परीक्षक को आकर्षित करते हैं, है ना। इसलिए मैं कहता हूं कि सिलेबस को समझना, सिलेबस के हर कीवर्ड को जानना, उसकी डेफिनेशन या उसके मतलब को आपको पता होना, है ना, ये बहुत जरूरी है। इसके साथ हम यही नहीं रुकेंगे, हम एक कदम और आगे बढ़ेंगे और सिलेबस से आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को भी हम देखेंगे साथ में, ताकि आप ये तो समझ जाएं कि सिलेबस में, जैसे मैंने आपको सिलेबस बताया, तो आप ये तो समझ जाएंगे कि मुझे पढ़ना क्या है। ठीक है, सिलेबस से हम इसके साथ ये भी बताएंगे कि आपको जो टॉपिक आपको पढ़ना है वो कितनी डेप्थ में जाके पढ़ना है, ये भी बहुत जरूरी है ना। नहीं तो जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, अब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पे तो बुक भी लिखी जा चुकी है, तो क्या आपके एग्जाम में उतनी नीड है क्या? नहीं, नहीं है। ये कैसे समझ में आएगा? ये जब हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे तो इससे हमें आइडिया लगेगा कि हमें कितना और किस डेप्थ में जाके पढ़ना है। इसलिए हम इस प्रोग्राम में हर यूनिट के को डिकोड करने के बाद, उस यूनिट में कीवर्ड जो भी आए हैं उनको समझाने के बाद, मैं आपको उस यूनिट से आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को भी दिखाऊंगा, ताकि आप अपनी पढ़ाई का अंदाजा लगा सकें कि आपको किस गहराई में जाके पढ़ाई करनी है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। जैसा हमारा संस्थान का नाम है अभ्युदय सिविल सर्विस, है ना, हमारा प्रोग्राम का नाम है सिलेबस डिकोडिंग प्रोग्राम, है ना। देखिए, ये मैं आपको सीधा सिलेबस पे लेके चलता हूं। ये है एमपीपीएससी मेंस पेपर 1 के पार्ट 1 का यूनिट 1, है ना। ये है जिसमें आपको पता है आपको हिस्ट्री पढ़ना पड़ता है
है ना। अब जैसे सिलेबस में क्या लिखा हुआ है, देखिए सिलेबस में क्या लाइन लिखी है, सिलेबस आपको बताता है, या पहले मैं आपको एक बोर्ड पे बताऊं कि इस यूनिट में आपको पढ़ना क्या है, फिर हम सिलेबस पे जंप करेंगे, है ना। एक सेकेंड, पहले हम जो है, एक सेकेंड, है ना, पहले मैं आपको बताता हूं कि हमें इसमें पढ़ना क्या है ना, है ना। पहला जो यूनिट है आपका, जो पहला यूनिट है वो आपसे बात करता है, सिलेबस की, सॉरी हिस्ट्री की, एमपीपीएससी मेंस का पेपर 1 का पार्ट ए, है ना, उसकी यूनिट 1। यूनिट 1 जो है वो हिस्ट्री से रिलेटेड है पूरी, आपको इसमें हिस्ट्री पढ़ना है ना। हिस्ट्री कौन सी पढ़ना है, इसमें आपको 3 लाइनें लिखी हुई हैं, आप सिलेबस जब देखेंगे ध्यान से तो उसमें 3 चीजें लिखी हैं। उसमें ये लिखा हुआ है, एक तो टाइम पीरियड दिया हुआ है, उसमें लिखा है कि आपको हड़प्पन या इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पा सिविलाइजेशन बोल सकते हैं, आईबीसी लिख रहा हूं मैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेकर टू 10th एडी, 10वीं शताब्दी तक का इतिहास पढ़ना है, ये लिखा हुआ है पहली लाइन में। सिलेबस की जैसे ही आप दूसरी लाइन पढ़ते हैं तो दूसरी लाइन में लिखा हुआ है 11th सेंचुरी से, अब 11th एडी से टू 18वीं शताब्दी तक का आपको इतिहास पढ़ना है, ये लिखा हुआ है। तीसरी जो आपके सिलेबस में लाइन लिखी है वो ये बात करती है कि मुगल और सल्तनत एवं मुगल शासक, ऐसा लिखा हुआ है। सल्तनत एवं मुगल शासक, उनका प्रशासन, इन शासकों का प्रशासन, और इसी में आपको जो पढ़ना है अगला, वो एक मिक्स्ड जो कल्चर आया था, ये जो सल्तनत जो व्यवस्था थी, जो सल्तनत में जो राजा आए थे, जो राज कर रहे थे भारत में, वो बेसिकली इंडियन नहीं थे, है ना, बाहर से आए हुए थे, कुछ तुर्की थे, अफगानी थे। तो ऐसे में तुर्क और अफगान की संस्कृति को भी ये अपने साथ लेके आए। तो एक थी भारत की संस्कृति और एक थी तुर्क और अफगान की संस्कृति। तो जब दोनों संस्कृति मिली तो उससे एक नए प्रकार की संस्कृति का जन्म हुआ, है ना। तो मिश्रित संस्कृति, जैसा आपको सिलेबस में लिखा हुआ है, इसमें मिश्रित संस्कृति का अभ्युदय, अभ्युदय मतलब क्या होता है, जो हमारे संस्थान का भी नाम है, मिश्रित संस्कृति का अभ्युदय, मतलब प्रकट होना, ठीक है। तो हम प्रकट हुए हैं आपको सफल करने के लिए, या आपके एमपीपीएससी की जर्नी को आसान बनाने के लिए, सरल बनाने के लिए, है ना। देखिए, लेकिन एक बात मैं बता दूं आपको, क्लियर कर देता हूं मैं आपको, कि कोई टीचर बच्चों को सेलेक्ट नहीं करा सकता। बच्चे जो है ना, उनकी मेहनत से वो सेलेक्ट होते हैं। टीचर आपको गाइड कर सकता है, मेहनत तो आप ही को करनी पड़ेगी, मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता। इसलिए आपको इस एग्जाम में सच में अगर क्वालिफाई करना है तो आप हमेशा इस बात को ध्यान रखें कि मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी और आप ही को करनी पड़ेगी। कोई आपके मुंह में लाके स्पून फीडिंग नहीं करा देगा, है ना। हम गाइडेंस दे सकते हैं, हम दिशा दे सकते हैं, और सबसे बेहतर और सबसे बेहतरीन दिशा इस प्लेटफॉर्म से आपको मिल सकती है, ये मैं दावा कर सकता हूं, है ना। क्योंकि मैं मार्केट में बहुत सारे इंस्टीट्यूट को जानता हूं, कुछ के साथ मैंने इनडायरेक्टली डायरेक्टली काम किया है ना, क्या चलता है मुझे पता है ना, ठीक है। तो मिश्रित संस्कृति का अभ्युदय, 3 चीजें आपको इस यूनिट में पढ़ना है ना, ऐसा लिखा हुआ है। अब उसने और इजी कर दिया आपको, उसने कहा कि आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन से 10th सेंचुरी तक के 4 उसने फैक्टर बताए कि 4 चीजें पढ़ना है ना। इसको मैं यहां से रब करता हूं, है ना। जैसे ये उसने दिया टाइम पीरियड, ठीक है। उसने कहा इस टाइम पीरियड में आपको 4 चीजें पढ़ना है। एक आपको पढ़ना है पॉलिटिकल हिस्ट्री, दूसरा इसने कहा कि आपको पढ़ना है इकोनॉमिकल, तीसरा जो पढ़ना है आपको वो है सोशल, और इसके बाद जो आपको एक पढ़ना है कल्चरल। 4 टाइप की हिस्ट्री पढ़ना है। एक टाइम पीरियड दिया है इंडस वैली सिविलाइजेशन से 10वीं शताब्दी तक का, राजनीतिक
आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक इतिहास। दूसरी लाइन जब आप पढ़ेंगे तो दूसरी लाइन भी सेम टू सेम है, बस अंतर क्या है, अब यहां इसने लिखा है 11वीं सेंचुरी से 18वीं सेंचुरी तक का राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक इतिहास, यही पढ़ना है। तीसरी लाइन में आपको बताऊंगा, अगर ये नहीं भी लिखी होती सिलेबस में तब भी हम इसको पढ़ ही रहे होते, है ना। तो ये पढ़ना है ना। मैंने आपको बोर्ड पे बताया, अब मैं आपको स्लाइड पे लेके चलता हूं। देखिए, अब मैं आपको स्लाइड पे लेके चलता हूं, आप अपना सिलेबस देखिए, है ना। और आप देखिए, आप अपने सिलेबस की जेरोक्स करा के 2-3 अपने पास रखिए, जहां आप पढ़ते हैं उसको वॉल पे चिपका लीजिए, अपने टेबल पे चिपका लीजिए। एक सिलेबस आपके बैग में परमानेंट होना चाहिए, एक जहां आप पढ़ते हैं वहां चिपका होना चाहिए, है ना। सिलेबस को हमेशा अपने साथ रखो। पहला टॉपिक देखिए, मैं कह रहा था आपको भारतीय इतिहास पढ़ना है, भारत का इतिहास, ये देखो, ठीक है, भारत का इतिहास। अब भारत के इतिहास में आपको क्या पढ़ना है, भारत का राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक इतिहास पढ़ना है। और कब से कब तक पढ़ना है, हड़प्पा से 10वीं शताब्दी तक। यही मैंने आपको पीछे स्लाइड में बताया, इंग्लिश में पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल एंड कल्चरल। मैंने कहा पहली लाइन ये है। दूसरी लाइन देखिए क्या लिखी है, सेम टू सेम 11वीं से 18वीं शताब्दी लिख दिया उसने। और फिर क्या पढ़ना है, भारत का राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक इतिहास, सेम टू सेम, ठीक है। अगली लाइन देखिए इसने क्या लिखी है, अगली लाइन लिखी है इसने सल्तनत एवं मुगल शासक। तो जब 11वीं से 18वीं शताब्दी पढ़ रहे होंगे हम, तो 11वीं से 18वीं शताब्दी तक सल्तनत और मुगल शासकों को ही पढ़ा जाता है ना। और उनका प्रशासन, जब मुगल शासकों को पढ़ेंगे तो ऑब्वियस सी बात है उनका प्रशासन पढ़ेंगे। और मध्यकालीन संस्कृति का अभ्युदय, मतलब एक मिश्रित संस्कृति जो आई मध्यकाल में, उसका अभ्युदय हुआ उस समय इनके टाइम पीरियड में। तो इसको आपको देखना है। तो जब हम कल्चरल हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसको कवर करेंगे ही ऑलरेडी। तो अगर ये लाइन नई भी लिखी होती ना, ये नई भी लिखी होती तब भी हम इसको पढ़ते, है ना। तो ये लाइन का लिखा होना नहीं लिखा होना, ये एमपीपीएससी जो मध्य प्रदेश का कमीशन है उसकी समझदारी है, उसके सिलेबस बनाने वाले की बहुत समझदारी से उसने सिलेबस बनाया है ना। तो क्योंकि राजनीतिक इतिहास में हम प्रशासन को पढ़ते ही हैं, और जब संस्कृति पढ़ते हैं, सांस्कृतिक इतिहास में हम संस्कृति की स्टडी करते ही हैं, है ना। तो ऐसे हमने देखा कि हमें पढ़ना क्या है। लेकिन अब समस्या क्या आती है बच्चों के साथ कि अब यहां लिखा है राजनीतिक इतिहास, आर्थिक इतिहास, सामाजिक इतिहास, सांस्कृतिक इतिहास। क्या आप जानते हैं आर्थिक इतिहास क्या होता है? क्या आप जानते हैं सामाजिक इतिहास क्या होता है? क्या आप जानते हैं राजनीतिक इतिहास क्या होता है? नहीं जानते, तो फिर आप पढ़ेंगे क्या? आपको नहीं पता। तो फिर ऐसे में आप टीचर की दया पर निर्भर हो जाते हैं। टीचर की दया पर निर्भर होने का मतलब यह है कि टीचर जो पढ़ा दे वो आप पढ़ लेंगे, है ना। दुर्भाग्य है कि 2 साल, 3 साल और 4 साल से तैयारी करने वाले बच्चों को कई बार टॉपिक पढ़ने के बाद यह पता चलता है कि अरे ये तो हमारे सिलेबस में है। किस किस लेवल पे मतलब जो है कोचिंग संस्थाओं ने करप्शन किया है इस सेक्टर में, मतलब बहुत ही निंदनीय बात है, बहुत निंदनीय है ना। ठीक है, तो हम देख रहे थे कि हमें यह पढ़ना है। अब मैं आपको यहां बताऊंगा, जैसे मैं आपको बोल रहा था कि जो कीवर्ड आएंगे, जो सिलेबस के जो टर्म्स हैं उनको हम डिफाइन करेंगे, खोल के देखेंगे। अब यहां लिखा है राजनीतिक इतिहास। अब राजनीतिक इतिहास में क्या पढ़ना है आपको नहीं पता, अब मैं बताता हूं आपको, मैं बताता हूं। और आप जहां भी पढ़ रहे हैं, जिस संस्थान में पढ़ रहे हैं, आप अपने टीचर से बोलिए कि राजनीतिक इतिहास में जो मैं आपको एंगल बता रहा हूं, अगर उन्हें ये कवर नहीं करा है जो कवर होने चाहिए थे, या वहां पर इन चीजों को सपोर्ट मिलता था, या मतलब जैसे कि हम कहें कि राजनीतिक व्यवस्था में प्रशासन, अब जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन देखते हैं तो हमें बहुत साक्ष्य नहीं मिलते प्रशासन के और वहां राजनीति के या वहां शासकों के। तो ऐसे में उस सेक्टर को हम छोड़ सकते हैं, मतलब छोड़ सकते हैं कि इंडस वैली पढ़ते टाइम हम उस वाले पर्टिकुलर पार्ट पे ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि वहां हमें कुछ ऐसा मिला ही नहीं है। लेकिन इन एंगल को आप दिमाग में रखेंगे, ध्यान में रखेंगे, तो आप हर शासन पढ़ेंगे। जैसे आपने हर्यक वंश पढ़ा, शिशुनाग पढ़ा, मौर्य वंश पढ़ा, है ना, कुषाण वाला जो है वो पढ़ा, वो वंश पढ़ा, ठीक है, गुप्ता का पीरियड अगर आप पढ़ रहे हैं, है ना, जो भी आप पीरियड पढ़ रहे हैं, परमार वंश पढ़ रहे हैं, जो भी पढ़ रहे हैं एक्स वाई जेड, आप ये जो मैं आपको अब चीज बताने वाला हूं कि राजनीतिक इतिहास के अंदर क्या पढ़ना है, सारे वंश पढ़ते हुए सबके अंदर यही लगा दीजिए, ये जो मैं आपको जो फॉर्मूला बताऊंगा वो लगा दीजिए, और आपका जो है एक डायनेस्टी तैयार हो जाएगी।
और क्वेश्चन भी आप देखेंगे ना तो क्वेश्चन भी वहीं से आए हैं, लगातार क्वेश्चन वहीं से बनते हैं। ठीक है, हिस्ट्री में तो थोड़ा सा क्वेश्चन इधर उधर हो जाते हैं, स्पेशली 2 मार्कर 3 मार्कर तो बहुत गड़बड़ आते हैं। बाकी आप देखेंगे जो 7 मार्कर और जो 10 मार्कर वाला जो अभी सिस्टम चालू हुआ है, जो पहले 6 मार्कर और या 5 मार्कर और 11 मार्कर हुआ करता था, वो तो मतलब बहुत ही आसान है। आप एक बार स्टडी करेंगे, ऊपर ऊपर से पहली लेयर से क्वेश्चन आते हैं, ये भी मैं दिखाऊंगा। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं कि जो छोटे क्वेश्चन आते हैं 10-20 वर्ड वाले, वो थोड़े अजीब से पूछता है एमपीपीएससी, स्पेशली हिस्ट्री में, है ना। बाकी तो मैनेजेबल है, थोड़ा हिस्ट्री में चैलेंजिंग होता है बच्चों के लिए। तो अब मैं बताता हूं कि राजनीतिक इतिहास के अंदर हमें क्या पढ़ना होता है ना। तो अगली स्लाइड में देखिए आप, राजनीतिक इतिहास। तो देखिए राजनीतिक इतिहास में सबसे पहली चीज आपको पढ़नी रहती है कि प्रमुख राजवंश, कि कौन कौन से राजवंश थे, कब से। इंडस वैली सिविलाइजेशन से, जैसे हम पढ़ रहे हैं, पहली लाइन को ध्यान में रखें, इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेके टू 10th AD, 10वीं शताब्दी तक कौन कौन से राजवंश थे, इनको देखना है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में तो हमें कोई राजवंश दिखता नहीं है, तो हम यहां स्किप कर सकते हैं इसको, है ना। जैसे हम देखें हर्यक वंश आया, या मौर्य वंश का एग्जांपल ले, मौर्य वंश, तो प्रमुख राजवंश में हमें मौर्य वंश पढ़ना होगा। और मौर्य वंश का समय कि ये कब स्टेबल हुआ, इसका टाइम पीरियड आपको पता ही होगा कि 300 BC के आसपास मौर्य वंश की स्थापना होती है। ठीक है, कौन करता है, चंद्रगुप्त मौर्य करते हैं कौटिल्य की सहायता से। आप देखेंगे जब आप प्रमुख राजवंश को पढ़ेंगे तो उनका समय कि वो कब स्टेबल हुआ, उसके साथ उनकी लोकेशन। जैसे आप इंडिया का ये मैप देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि भाई जो डायनेस्टी है, जिस राजवंश को आप पढ़ रहे हैं, तो वो भारत में कहां पर स्टेबल है, वो भारत में किस क्षेत्र में है। जैसे आप चेर चोल पढ़ेंगे तो वो आपको इधर मिलेंगे, पांड्य इधर मिलेंगे, है ना। जो मौर्य वंश है वो आपको बड़े से क्षेत्र में भारत में यहां मिलता हुआ प्रतीत होता है, कहीं नीचे तक भी आता है वो, है ना, इस तरीके से प्रतीत होता है। तो मैं आपको क्या बता रहा हूं कि इतिहास में इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेकर 10वीं शताब्दी तक का जब आप इतिहास पढ़ेंगे तो सबसे पहले चीज आपको प्रमुख राजवंश पढ़ने हैं, और उन प्रमुख राजवंशों का समय कब वो स्टेबल हुए, है ना, किसने उनको स्टेबल किया। और दूसरा पढ़ना है उनकी भौगोलिक स्थिति, है ना। प्रमुख राजवंश में आप संस्थापक जरूर पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है संस्थापक। ठीक है, इनके संस्थापक, इनका समय और इनकी भौगोलिक स्थिति, इन 3 चीजों को आपको पढ़ना है। अगर क्वेश्चन आता है 2 मार्कर का तो वो यहीं से आएगा। ठीक है, दूसरा जो इंपॉर्टेंट सेक्टर होता है पॉलिटिकल हिस्ट्री में पढ़ने के लिए, वहां हम पढ़ते हैं प्रतापी शासकों को। जैसे हम चंद्रगुप्त मौर्य को पढ़ेंगे, अशोक को पढ़ेंगे, है ना। फिर आप गुप्त काल में आएंगे तो विक्रमादित्य को पढ़ेंगे, समुद्रगुप्त को पढ़ेंगे। ठीक है, बीच में जो है कुषाण वंश के जो शासक है कनिष्क, उसको पढ़ेंगे, है ना। ऐसे कई सारे जो राजा हैं उनको हमें पढ़ना होगा एक क्रोनोलॉजी में। तो क्वेश्चन कहां से आते हैं, जो इंपॉर्टेंट शासक हैं उनसे ही क्वेश्चन आते हैं। और कुछ शासक जो है बहुत बड़ी बड़ी उपाधियां रख लेते हैं अपने आप को, जैसे परम भट्टारक कहलाते हैं, महाराजाधिराज कहलाते हैं कुछ, है ना। तो अपने आप को बड़ा बनाने के लिए या महान घोषित करने के लिए राजा कुछ उपाधियां भी रखता है, तो उन उपाधियों को भी देखना है आपको, क्योंकि उपाधियों से भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, फिर देखिए राजनीतिक इतिहास के अंदर ही आपको प्रमुख सैन्य अभियान देखना है, कौन कौन से प्रमुख सैन्य अभियान हुए, है ना। जैसे आप देखें मौर्य के टाइम पे कलिंग का एक अभियान था। ठीक है, यहां आप देखें तो सल्तनत काल में भी खिलजी के समय कुछ अभियान होते हैं, कुछ लड़ाइयां लड़ी जाती हैं। ठीक है, आप शुरुआत में देखें तो सिकंदर का भी युद्ध होता है ना। तो इस तरीके से आपको प्रमुख सैन्य अभियान देखने हैं। दूसरा आपको पढ़ना है साम्राज्य विस्तार, ये डबल से लिखा गया ना। दूसरा पढ़ना है आपको इसमें साम्राज्य का विस्तार, कि कैसे, जैसे आप चंद्रगुप्त मौर्य का एग्जाम्पल लें, जैसे साम्राज्य विस्तार में, कि उसने किस तरीके से अपने साम्राज्य को बढ़ाया, है ना। जैसे यहां इस क्षेत्र में मौर्य का साम्राज्य हुआ करता था, यहां इस तरीके से फैला था। धीरे 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 उसने इंडिया को, बहुत सारे इंडिया को कैप्चर किया, है ना। तो उसने किस तरीके से साम्राज्य विस्तार किया, क्या उसकी साम्राज्य विस्तार की नीतियां थी, इन सबको आपको देखना है। ठीक है,
और आपको पता है कि कुछ जब लड़ाइयां होती हैं तो कुछ संधियों से लड़ाइयां खत्म होती हैं, है ना। तो वो जो संधियां होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है ना। जैसे आपने कई संधियों के नाम सुने होंगे, जैसे सालवाई की संधि हुई थी एक, है ना, पेरिस की संधि हुई थी। इस तरीके की जो संधियां होती हैं जो इंपॉर्टेंट होती हैं वो उनको भी आपको पढ़ना है। फिर आपको क्या पढ़ना है, फिर जब जो भी डायनेस्टी पढ़े, जो भी राजवंश पढ़े, तो आपको उसकी प्रशासनिक व्यवस्था को पढ़ना है। प्रशासनिक व्यवस्था, है ना, वहां प्रशासन कैसे काम करता था, प्रशासन में कौन कौन से लोग होते थे, कौन कौन से विभाग थे, कौन कौन से अधिकारी थे, ये देखिए यहां लिखा हुआ है ना। वहां की न्याय व्यवस्था और दंड व्यवस्था कैसी थी, किस तरीके से काम करती थी, इसको आपको देखना है ना। वहां राजनीति का स्वरूप क्या था, राजनीति का स्वरूप, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वहां राजनीति का स्वरूप क्या था। तो आप देखेंगे कि एमपीपीएससी ने 2023 में भी एक सवाल पूछा है, अमस्ट करके कुछ ऐसा है, आमस्ट 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 जो था ना, वो एक गणतंत्र था। मतलब पाली ग्रंथ में देखेंगे और संस्कृत के आप लिटरेचर में देखेंगे तो उस जाति का या उस वर्ग का बहुत बार नाम यूज हुआ है। तो वो था एक गणतंत्र था, उसको पहला गणतंत्र माना जाता है। अभी तक जो ज्ञात स्रोत है उनके आधार पर कहें को, तो उसको पहला गणतंत्र माना जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि चिकित्सा शास्त्र की तरफ वो लोग मुड़ गए थे, ऐसा मनुस्मृति स्मृति में भी लिखा हुआ है। तो एमपीपीएससी ने वो क्वेश्चन आपसे पूछा था। अब सबको लग रहा था कि भाई ये अजीब सा क्वेश्चन कैसे आ गया, अजीब सा क्वेश्चन नहीं था, वो बहुत इजी क्वेश्चन था अगर आपने ये पैटर्न फॉलो किया होता, है ना। आप जब आप देख रहे हैं कि विश्व का पहला गणतंत्र हम उसको कह रहे हैं, है ना, तो ऑब्वियस सी बात है वो इंपॉर्टेंट तो हो गई। तो राजनीति के स्वरूप में क्या पढ़ना है कि वो गणतंत्र था, लोकतंत्र था, या वहां राजतंत्रात्मक शासन था कि जैसे राजा का बेटा ही राजा बनेगा, फिर राजा का बेटा राजा बनेगा, तो किस तरीके की व्यवस्थाएं थी उस पर्टिकुलर राजवंश में या उस टाइम पीरियड में, ये आपको पढ़ना है ना। लेकिन 95% के आसपास जो थी एंशियंट टाइम में आप देखेंगे तो वो राजतंत्रात्मक व्यवस्था चलती थी, राजा का बेटा ही राजा बनता था, या फिर कई और लोग जो है विद्रोह करके राजा बन सकते थे, बट मूलतः हमने देखा है कि वो एक वंशावली में ही राजा बनते थे। और क्या इसके कुछ अन्य फैक्ट भी हो सकते हैं, हालांकि इन सेक्टर को जो आपको पढ़ना है ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो राजनीतिक इतिहास में आपको इन सारे डायमेंशन को कवर करना होता है। तो मैं आपको देखिए, मैंने आपको सिलेबस को बताया कि पॉलिटिकल इतिहास पढ़ना है आपको, तो पॉलिटिकल इतिहास में आपको ये एंगल पढ़ना है, आपको ये ध्यान होना चाहिए। आपको क्या करना है, जैसे आप मौर्य वंश पढ़े, ठीक है, मौर्य वंश पढ़े तो इसका समय देख लें और भौगोलिक स्थिति देख लें, इसके प्रतापी शासकों को देख लें कौन कौन है, उनकी उपाधियों को पढ़ लें, इनके कोई सैन्य अभियान है उनको पढ़ लें, ठीक है, साम्राज्य विस्तार इनने कैसे किया उनको देख लें, कोई संधि हुई इनके किसी अन्य राज्य से तो उनको पढ़ लें, इनकी प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी, जैसे तीर्थ होते थे इनकी प्रशासनिक व्यवस्था में, प्रमुख विभाग कौन से थे, यहाँ अधिकारियों को क्या कहा जाता, न्याय और दंड की व्यवस्था कैसी थी, और राजनीति का स्वरूप क्या था, है ना। और अगर तुम्हें कोई राजनीति से संबंधित अन्य तथ्य मिले तो उसको रख ले। अब जैसे आप गुप्त पढ़े, अब देखिए गुप्त पढ़े, आप गुप्त पढ़े तो उसका समय देख लें, उसकी भौगोलिक स्थिति देख लें, उसके प्रतापी शासकों को देख लें, उनकी उपाधियों को देख लें, उनके सैन्य अभियानों को देख लें, उनके साम्राज्य विस्तार को देख लें, उनने अगर कोई संधि की है किसी अन्य राज्य से तो उसको पढ़ लें, उनकी प्रशासनिक व्यवस्था को देख लें, उनके प्रमुख विभाग और उनके अधिकारियों को देख लें, है ना, न्याय और दंड की व्यवस्था को पढ़ लें आप वहीं पे, और वहां की राजनीति का स्वरूप क्या था इसको जान लें, है ना। राजनीति का स्वरूप तो लगभग आप देखेंगे तो राजतंत्रात्मक ही था, है ना, राजा का बेटा ही राजा बन रहा था। और अगर आपको राजनीति से संबंधित कोई अन्य तथ्य मिल रहा है तो उसको इस कैटेगरी में आप डाल सकते हैं। हालांकि मुझे नहीं लगता कि कुछ अन्य मिलेगा, लेकिन फिर भी एक संभावना हमेशा बनी रहती है, इसलिए हमने इसको जोड़ा है, ठीक है। आप कोई भी वंश पढ़े, कोई भी डायनेस्टी पढ़े, इवन आप मध्य प्रदेश के जो राजवंश आपको पढ़ना है ना, जो रियासतें आपको पढ़नी उनको भी इसी एंगल पे पढ़े, उनको भी इसी एंगल पे पढ़े, बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए पढ़ना। और फिर कुछ नहीं करना, आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। आपने बस ये चार्ट आपके दिमाग में हो या आप कॉपी में बना लें, और राजवंशों का समय, भौगोलिक स्थिति, प्रतापी शासक, उपाधियां, सैन्य शासन, संधियां, प्रशासनिक व्यवस्था, न्याय विभाग, अधिकारी, सब कुछ मतलब एक ही कॉपी में एक ही जगह आपके पास आ जाएगा, कुछ नहीं करना है। आपके लिए इतिहास बहुत 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 ज्यादा आसान हो जाएगा। और इतिहास पढ़ते समय आप हमेशा एक क्रोनोलॉजी का दिमाग में याद रखिए कि कौन सा वंश कब आया, कौन किसके बाद आया, तो इससे भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है। अब दूसरा शब्द जो आपके सिलेबस में लिखा हुआ है वो है आर्थिक।
अब आर्थिक इतिहास के अंदर क्या क्या पढ़ना रहता है आपको, मैं वो बता देता हूं, एक सेकेंड। आर्थिक इतिहास के अंदर क्या पढ़ना रहता है आपको? देखिए, आर्थिक इतिहास में आप कृषि पढ़ते हैं, कृषि को पढ़ते हैं, क्योंकि कृषि जो है अर्थव्यवस्था का हिस्सा है। अब कृषि में क्या पढ़ेंगे आप? कृषि प्रधान था वो, उस समय जो अर्थव्यवस्था थी वो क्या कृषि प्रधान थी? अगर कृषि प्रधान थी तो कौन कौन सी फसलें हो रही थी, है ना? फसलें कौन सी थी, ठीक है। सिंचाई की क्या व्यवस्था थी वहां पे, इरिगेशन सिस्टम, इसको आपको कृषि में ही देखना है ना? फसलें, सिंचाई, है ना? कौन सी उसके बाद पढ़ना है आपको उद्योग, है ना? उद्योग देखना है, प्रमुख उद्योग कौन से थे, किस तरीके से हम जो है उत्पादन करते थे उद्योगों में, इसको देखना है। व्यापार और वाणिज्य की क्या स्थिति थी उस राजवंश में, इसको आपको देखना है ना? मुद्रा का प्रचलन था कि नहीं था, और था तो किस प्रकार की मुद्राएं चलती थी, सोने की थी, बेलनाकार थी, आयताकार थी, शेप क्या था, चांदी की थी या शीशे की थी, है ना? उनकी प्रमुख आर्थिक नीतियां, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से बहुत सवाल यूपीएससी पूछता है। एमपीपीएससी तो कम पूछता है, एमपीपीएससी लड़ाई झगड़े से ज्यादा पूछता है, लेकिन यूपीएससी यहां से बहुत क्वेश्चन पूछता है इकोनॉमिक पॉलिसी से। तो प्रमुख आर्थिक नीतियां पढ़ना है हमें, कराधान टैक्सेशन सिस्टम वहां कैसा था उस राजवंश में, ये देखना है हमें। आंतरिक और बाह्य व्यापार की क्या स्थिति थी, आपस में क्या ट्रेड होता था, अपने राज्य के बाहर वो किसी अन्य राज्य से ट्रेड करते थे कि नहीं करते थे, तो किन चीजों का ट्रेड करते थे, है ना? ये सब आपको देखना है। प्रमुख व्यापारिक श्रेणियां, आपने ये सुना होगा कि व्यापार करने के लिए कोई जैसे कपास का व्यापार कर रहा है ना? कोई चीनी और गुड़ का व्यापार कर रहा है, ठीक है, कोई दालों का और चावल का व्यापार कर रहा है ना? कोई हीरे जवाहरात का व्यापार कर रहा है, कोई उद्योग में जो प्रोडक्शन के बाद कोई प्रोडक्ट तैयार हुआ है, कुछ कोई लोग उसका व्यापार कर रहे हैं, है ना? तो जो जिस सेक्टर में होता था उसका वो एक ग्रुप बना लेते थे कि भाई हम जो है कॉटन का व्यापार करने वालों का हमारा जो ग्रुप हो गया, है ना? हम जो तेल और शक्कर का जो व्यापार करते हैं उनका एक अलग ग्रुप हो गया। तो ऐसे जो ग्रुप होते थे व्यापारी लोगों के, उनको हम बोलते थे समूह, श्रेणियां, श्रेणियां बोला जाता था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एमपीपीएससी ने और यूपीएससी ने तमाम अपने एग्जामों पर इन श्रेणियों के बारे में पूछा है ना? तो व्यापारिक श्रेणियों को भी आपको देख लेना है। फिर आपको देखना है कि व्यापार का माध्यम क्या था वहां, है ना? व्यापार कैसे होता था, किस माध्यम से व्यापार होता था, रोड से होता था, जल मार्ग से होता था। व्यापार के माध्यम में आप ये देखेंगे एक्सचेंज सिस्टम कैसा था, क्या वस्तु विनिमय प्रणाली थी या पैसे देके सामान लिया जाता था? वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या होता है कि सामान के बदले सामान दिया जाता है ना? और जब मुद्रा का आविष्कार हो गया तो फिर पैसे देके सामान लिया जाने लगा, है ना? तो ऐसा सिस्टम, कैसा सिस्टम था, जो भी आप पढ़ें, जो भी डायनेस्टी आप पढ़ रहे हैं तो उसके कंटेक्स्ट में, और अर्थव्यवस्था का स्वरूप क्या था, है ना? इसको आपको देख लेना है, ठीक है। अब देखिए, इसको मैं किसी एक उस पर अप्लाई करके बताता हूं तो आपको समझ में आएगा। मैं ले लेता हूं सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में हम बोले कि कृषि होती थी और कृषि बहुत उन्नत अवस्था में थी। यहां के लोग जो है वो फूड फूड क्रॉप और कैश क्रॉप दोनों उगाते थे। यहां के लोग, जिस डायनेस्टी में या जिस राज्य में फूड क्रॉप के अलावा अगर कैश क्रॉप उग रही है, इसका मतलब वहां फूड सरप्लस में होगा, तभी तो वो कैश क्रॉप उगा रहे हैं। मतलब जब तक लोगों के पेट नहीं भरेंगे तब तक आप कैश क्रॉप कैसे उगाओगे? कैश क्रॉप मतलब जिनका डायरेक्ट कंजम्पशन नहीं होता, है ना? जैसे गन्ना हुआ, कपास हुआ, तो ये जो है कैश क्रॉप मानी जाती है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का मैं एग्जांपल ले रहा हूं। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन में कृषि की क्या स्थिति थी? हाँ, कृषि होती थी, कुछ फूड क्रॉप थी, कुछ खाद्य पदार्थ उगाते थे वो लोग, गेहूं, जौ, चावल, धान की भूसी जैसे रंगपुर में मिली है ना? कुछ कैश क्रॉप उगाते थे, कॉटन उगाते थे। क्यों? क्योंकि वहां कपड़ा बनाने के उद्योग भी मिले हैं। तो कपड़ा कैसे बनता है? कॉटन से बनता है। तो कह सकते हैं कि कुछ फूड क्रॉप भी थे, कुछ कैश क्रॉप भी थे। उद्योगों की क्या स्थिति थी? तो जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ कपड़ा बनाने के उद्योग मिले हैं, कुछ मनका बनाने के उद्योग मिले हैं। आपने देखा होगा जब सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता को हम पढ़ेंगे तो हम डिटेल से देखेंगे कि वहां कौन कौन से टाइप के उद्योग पाए जाते थे। वाणिज्य और व्यापार, हमें पता है कि ये लोग
मेसोपोटामिया तक से व्यापार करते थे। तो व्यापार और वाणिज्य की स्थिति इनके समय पे बहुत ही उज्जवल स्थिति में था, बहुत उत्कृष्ट स्थिति थी व्यापार की। मुद्रा का प्रचलन था, हाँ मुद्रा पाई जाती थी, मुद्रा आयताकार और बेलनाकार मुद्राएं पाई जाती थी जो सलखेड़ी की बनी हुई थी। मिट्टी की कई जो है जो मुद्राएं जो है मिट्टी से बनी हुई वो यहां हमें देखने को मिलती हैं। आर्थिक नीतियां, तो यहां हमें ऐसे कोई विशेष तथ्य नहीं मिलते आर्थिक नीतियों के संबंध में। कराधान व्यवस्था थी क्या, यहां इसके बारे में हमें कोई विशेष जानकारी नहीं मिलती कि कराधान व्यवस्था थी और कैसी थी और किस तरीके से करता। आंतरिक और व्यापार, हाँ इसकी हमें प्रॉपर सूचना मिलती है कि ये आपस में तो ट्रेड करते ही थे, इसके अलावा भारत के अलावा बाहर भी इनका ट्रेड होता था, है ना। राजस्थान के खेतड़ी से कुछ लेते थे, ये मेसोपोटामिया से कुछ लेते थे, उनको कुछ देते थे। कर्नाटक से भी इनके पास जो है सिंधु घाटी सभ्यता में कुछ माल का जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता था। तो इनकी आंतरिक और व्यापार की स्थिति बेहतर थी। श्रेणियां, इनके बारे में जानकारी नहीं है। व्यापार का माध्यम क्या था, तो ऑब्वियस सी बात है कि जब सिंधु घाटी सभ्यता जब आई थी तब लोहे का आविष्कार तो हुआ नहीं था, और लोहे का आविष्कार ना होने के कारण जो है वो व्यापार का माध्यम नदी मार्ग होता था। लोहे के आविष्कार ना होने के कारण जंगलों की कटाई पॉसिबल नहीं थी, और जब तक जंगलों की कटाई ना हो तब तक हम रोड कैसे बना सकते हैं, पॉसिबल नहीं था। इसलिए आप देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के सारे जो नगर हैं, जो बड़े नगर हैं, वो सब नदी किनारे हैं। क्यों, क्योंकि सिंधु घाटी में व्यापारिक गतिविधियां बहुत बड़ी मात्रा में संचालित होती थी, और जिस राज्य में व्यापारिक गतिविधियां बड़ी मात्रा में संचालित होगी वो राज्य फल फूल जाएगा, है ना। इसलिए हमारी जो सरकार है वो भी बहुत ज्यादा एंटरप्रेन्योर पे फोकस कर रही है। वो इस बात पे फोकस कर रही है कि कैसे हमारे देश में ज्यादा से ज्यादा उद्यमियों को निकाला जाए, है ना, और हम विकसित भारत की तरफ बढ़ भी रहे हैं। तो देखा आपने कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में व्यापार होता था, व्यापार नदी मार्ग से होता था, क्योंकि उस समय तक लोहे का आविष्कार नहीं हुआ था और बिना लोहे के जंगलों को काटना संभव नहीं था, ठीक है। और अर्थव्यवस्था का स्वरूप क्या था, तो अर्थव्यवस्था ग्रामीण और शहरी दोनों प्रकार की अर्थव्यवस्था हमें यहां देखने को मिलती है। तो आपने देखा इंडस वैली सिविलाइजेशन पे हमने इस फॉर्मूले को लगाया। अब आप कुछ भी पढ़े, आप मौर्य पढ़े, वहां कृषि की स्थिति देख ले, उद्योग की स्थिति देख ले, वाणिज्य व्यापार देख ले, मुद्रा का प्रचलन, आर्थिक नीतियां देख ले, वहां कराधान व्यवस्था देख ले, व्यापार देख ले, व्यापारिक श्रेणियां देख ले, व्यापार का माध्यम क्या था, कैसे व्यापार होता था, ठीक है, वो देख ले, और अर्थव्यवस्था का स्वरूप क्या था, किस तरीके की अर्थव्यवस्था थी, इन चीजों को देख ले। अब ये फॉर्मूला है आर्थिक इतिहास को पढ़ने का, ये मान के चलिए आप इसमें कुछ भी फिट कीजिए, आप मौर्य फिट कीजिए, गुप्ता फिट कीजिए, है ना, चेर, चोल, पांड्य, जो आपको फिट करना है, संगम लिटरेचर जो आपको फिट करना है, सब आप फिट कीजिए। ये है आर्थिक इतिहास का मतलब, है ना। मैं आपसे ये बात कह रहा था कि मैं आपको ऐसे बताऊंगा, है ना। अभी हम सारे सिलेबस को खोलेंगे, बहुत मजा आएगा आपको, आपके दिमाग में सारी चीजें सेट हो जाएंगी। देखो अगला क्या लिखा है, सामाजिक। अब सामाजिक इतिहास के संदर्भ में क्या पढ़ते हैं, समाज की स्थिति क्या थी, है ना। समाज की स्थिति का मतलब है कि ऐसा तो नहीं समाज अकाल भुखमरी जैसी समस्याओं से जूझ रहा था, या समाज जो है अच्छी अवस्था में था, उत्कृष्ट अवस्था में था, समाज में वर्ग विभाजन था, नहीं था, नीचे के लोगों को सम्मान मिलता था, नहीं मिलता था, ऐसे सब चीजें पढ़ना रहता है। समाज का स्वरूप क्या था, स्वरूप में वही पितृसत्तात्मक और मातृसत्तात्मक, पितृ और मातृ, किस तरीके का स्वरूप था समाज का, है ना। फिर हम देखेंगे वर्ण व्यवस्था थी कि नहीं थी, तो और जाति व्यवस्था थी कि नहीं, और अगर ये तो थी वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था, तो किस रूप में थी, और समाज में क्या इनका कठोरता से पालन होता था क्या, और अगर कोई इस व्यवस्था को नहीं मान रहा था तो उसको क्या न्याय और दंड की व्यवस्था थी क्या इस संबंध में, ये हम देखेंगे। महिलाओं की स्थिति क्या थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, महिलाओं की स्थिति क्या थी। और अब तो ये एमपीपीएससी का फेवरेट टॉपिक है, महिलाओं महिला महिला, बहुत कुछ पूछता है महिलाओं से, है ना। महिलाओं की स्थिति क्या थी, अब कहीं पढ़िए, आप इंडस वैली में पढ़िए, गुप्ता में पढ़िए, मौर्य में पढ़िए, जहां आपको पढ़ना है पढ़िए। महिलाओं की शिक्षा की स्थिति क्या थी, स्वास्थ्य की स्थिति क्या थी, है ना। जैसे स्वास्थ्य के संदर्भ में आएंगे तो आप जीवक का नाम जानते हैं, सुश्रुत का नाम जानते हैं, चरक का नाम जानते हैं, है ना। तो अलग अलग डायनेस्टी से संबंधित थे, अलग अलग राजवंश से ये लोग संबंधित थे। तो हम स्वास्थ्य की स्थिति देखेंगे, शिक्षा की स्थिति देखेंगे, शिक्षा थी जैसे नालंदा विक्रमशिला विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, इस तरीके के बड़े बड़े विद्यालय जो हमारे देश में स्थापित हुए थे, है ना। कब हुए थे, किस पीरियड में हुए थे, किसने बनवाए थे,
किस तरीके की पढ़ाइयां वहां होती थी। फिर समाज में कुछ सामाजिक परंपराएं थी, रूढ़ियां थी, कुरीतियां थी, है ना। सती प्रथा जैसे एक प्रकार की कुरीति थी, समाज में चलती थी। तो किस राजवंश में किस प्रकार की रूढ़ियां, परंपराएं और कुरीतियों का प्रचलन था, इसको आप देखना देखना है। जैसे फिर एक देखना आपको वैज्ञानिक उपलब्धि, है ना, वैज्ञानिक उपलब्धि कि उस जैसे गुप्ता के समय आप देखें तो गुप्ता के समय बहुत ज्यादा वैज्ञानिक उपलब्धियां हुई गुप्ता पीरियड में। मौर्यन के पीरियड में कुछ वैज्ञानिक उपलब्धियां देखें। स्थापत्य के क्षेत्र में बहुत काम हुआ मौर्य, गुफाओं को काट काट कर जो है गुफाओं को काटकर रहवास के लिए जो साधु होते थे उनके रहने के लिए जगह बना दी जाती थी, है ना। वो उस तरीके की उपलब्धियां, मतलब कई तरीके के इनोवेशन आपको देखने मिलेंगे इतिहास में, इंडस वैली से 10th सेंचुरी तक, उन सबको देखना है आप। अब देखिए ये भी एक फॉर्मूला है, एक सेट फॉर्मूला है। अब आप इसमें किसी को भी रखिए, है ना। अब हम इसमें फिर से इंडस वैली को रख के देखते हैं। चलो इंडस वैली को नहीं रखता, अब हम गुप्त साम्राज्य को रखते हैं, गुप्तास गुप्तास को रखते हैं, गुप्ता पीरियड को। तो गुप्ता की सामाजिक स्थिति क्या थी, तो समाज में हर तरीके के लोग थे। समाज की स्थिति ना बहुत अच्छी थी ना बहुत मध्यम स्थिति में समाज था, है ना। स्वरूप क्या था, स्वरूप निश्चित तौर पर पितृसत्तात्मक स्वरूप था समाज का, है ना। पिताओं की या पुरुषों की यहां ज्यादा महत्व मिलता था। वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था थी, हाँ, वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था यहां पाई जाती थी। महिलाओं की स्थिति के संबंध में कह सकते हैं कि महिलाओं की स्थिति मिक्स थी। नीचे के जो सेगमेंट के लोग हैं वहां महिलाओं की स्थिति अलग दिखती थी और उच्च वर्ग में महिलाओं की स्थिति अलग दिखाई देती थी हमें गुप्तास के। शिक्षा की स्थिति बहुत बढ़िया थी। कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय बनाया था, है ना, जिसका अभी रिसेंटली मोदी जी ने अभी इनोग्रेशन किया है, जिसको रिनोवेट किया गया है। तो शिक्षा की बहुत बेहतर स्थिति थी। और देखिए ऐसे भी क्वेश्चन निकलते हैं, अब शिक्षा की स्थिति, शिक्षा जब आप पढ़ रहे हैं तो नालंदा जरूर पढ़िएगा, और नालंदा पढ़ रहे हैं तो कुमार गुप्त को जरूर पढ़िएगा। अगला सवाल आपका कुमार गुप्त से बनेगा या नालंदा से बनेगा, है ना, याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। स्वास्थ्य की स्थिति क्या थी, है ना, इसको आपको देखना है गुप्तास के पीरियड में। जैसे चरक जो थे, सुश्रुत जो थे, वो बहुत बड़े हेल्थ से रिलेटेड एक्सपर्ट थे, है ना, और वो गुप्तास के टाइम पीरियड पे होते थे। यहां सामाजिक रूढ़ियां, प्रथाएं किस तरीके की प्रचलित थी, इनको हमें देखना है। और वैज्ञानिक उपलब्धियां, तो खगोल शास्त्र का विकास हुआ इसी समय। आप देखेंगे कालिदास ने बहुत सारी रचनाओं का निर्माण किया, है ना। तो कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में बहुत बहुत इनोवेशन हुए इस गुप्तास के पीरियड में। तो इन सबको आपको डिटेल से देखना है, जब हम टॉपिक पढ़ेंगे तब उसकी डिटेल में स्टडी करेंगे। अभी मैं आपको बता रहा हूं कि हमें क्या पढ़ना होता है किसी पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर, है ना। अगला देखिए, अगला क्या है, हमें पढ़ना था सांस्कृतिक इतिहास। अब सांस्कृतिक इतिहास में क्या पढ़ते हैं उसको जल्दी से देख लेते हैं। सांस्कृतिक इतिहास के अंदर आपको धर्म को पढ़ना होता है ना। धर्म में पूजा पद्धति कैसी थी, प्रकृति की पूजा करते थे कि नहीं करते थे, अंधविश्वास, ये सब चीजें आपको धर्म के अंदर आती। धार्मिक मान्यताएं क्या थी उनकी, ये धर्म के अंदर आती थी, है ना। धार्मिक नीतियां, जैसे आप देखेंगे मुगल प्रशासन की धार्मिक नीतियां बहुत कट्टर धार्मिक नीतियां थी। वो मुसलमानों से कम कर लेते थे, गैर मुसलमानों से ज्यादा कर लेते थे, है ना। इस तरीके से बस एग्जांपल देके बता रहा हूं। प्रथा, कोई विशेष प्रकार की खान पान वेशभूषा, इससे सवाल कम आते हैं बट ये संस्कृति का पार्ट होता है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। कला के विभिन्न रूप बहुत इंपॉर्टेंट है। कला के विभिन्न रूप, है ना, कुछ होती है दृश्य कला, कुछ होती है अदृश्य कला। दृश्य कला मतलब जो दिखाई दे, अदृश्य जो दिखाई ना दे। संगीत, इसको पढ़ना है आपको, संगीत पढ़ना है। यहाँ पे स्थापत्य देखिए, स्थापत्य के विभिन्न रूप पढ़ना है हमें, स्थापत्य कला को पढ़ना है पूरा। और बार बार इनसे सवाल आए हैं कि ये मकबरा किसने बनाया है, कौन सी शैली में बना हुआ है, कौन से पत्थर का यूज किया गया है, इस तरीके की तमाम तरीके की चीजें। मृदभांड कला जैसे है, कला में मृदभांड बनाने की कला थी, मनके बनाने की कला थी इंडस वैली सिविलाइजेशन में लोगों के पास, है ना। तो ये सब चीजें हमें इसमें देखना है। कला में आप देखेंगे तो जो बृहद स्नानागार है आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन में, जहां सड़क है, टाउनशिप प्लानिंग है, वो भी इसी में पढ़ना होगा आपको। स्थापत्य कला में, स्थापत्य कला के अंदर आप पढ़ेंगे इंडस वैली की टाउनशिप प्लानिंग, वहां का जो बृहद स्नानागार है, ये सब चीजें। प्रमुख साहित्य, तो जैसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, कालिदास के कुछ साहित्य हैं,
है ना। अनेक अनेक दार्शनिकों ने अलग अलग टाइम पे कुछ साहित्यों की रचना की है ना। कुछ राजाओं ने भी कुछ साहित्य लिखा है, तो उनको साहित्यों को पढ़ना है, उनका विषय क्या है, उन साहित्यों में क्या लिखा हुआ है, उनके रचनाकार कौन है, इनको देखना है। प्रमुख पर्व और त्योहार, किसी जैसे मुगल शासन में, सल्तनत काल में एक नौरोज पर्व होता था, है ना। तो ऐसे बहुत सारे डायनेस्टी में देखेंगे तो कुछ कुछ टाइप के त्योहार और पर्व मनाते थे, वो जो बहुत फेमस होते थे। तो आपको पढ़ना वही है जो बहुत फेमस है, ऐसा नहीं कि हर कुछ आप उठा के पढ़ने लगे, है ना, क्योंकि यहाँ पढ़ने की तो कोई लिमिट ही नहीं है, कितना पढ़ेंगे आप। तो संस्कृति के अंदर मुख्य रूप से हमें इन चीजों की स्टडी करनी पड़ती है। अब आप कोई भी डायनेस्टी लगाइए और इस एंगल से संस्कृति को पढ़ डालिए, आपका काम हो गया, है ना। कोई भी डायनेस्टी पढ़ डालिए संस्कृति, कोई भी डायनेस्टी पढ़िए इस एंगल से समाज के, कोई भी डायनेस्टी पढ़िए आर्थिक एंगल से यहां, है ना, और कोई भी डायनेस्टी पढ़िए राजनीतिक एंगल से इन पॉइंटों के अंदर, है ना। तो आप देख रहे हैं कितना आसान हो जाएगा आपके लिए। ऐसे ही हम सारे सिलेबस को करने वाले हैं, पूरा का पूरा सिलेबस खोल के रख दूंगा मैं आपके लिए, पूरा सिलेबस एक एक। अभी तो यहां डेफिनेशन के लिए कुछ था नहीं, जैसे मैं आपको बताऊंगा भारत का गणतंत्र के रूप में उदय, तो पहले मैं आपको बताऊंगा कि गणतंत्र है क्या, उसकी डेफिनेशन दूंगा, वो वर्ड आया कहां से, तब मैं आपको बताऊंगा कि भारत का कैसे गणतंत्र के रूप में उदय हुआ, है ना। पहले गणतंत्र तो बताओ भाई बच्चे को, गणतंत्र क्या होता है, तब तो भारत का उदय गणतंत्र के रूप में बताओगे। तो ऐसा हम स्क्रैच से पढ़ेंगे, बिल्कुल नैरो से, बिल्कुल जीरो से पढ़ाई करेंगे, है ना। एक सेकेंड, तो अब जल्दी से मैं आपको बता देता हूं कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन क्या आए हुए हैं। ये जो सिलेबस है जो हम डिस्कस कर रहे हैं, 2020-24 का सिलेबस है जो हम डिस्कस कर रहे हैं। 2020 का सिलेबस भी बखूबी यही था, बस 2020 का जो सिलेबस था वो 60 नंबर में आता था, इतना जो हम पढ़ रहे हैं, और 2024 में जो है अब वो 30 नंबर में आएगा। मतलब पढ़ना उतना ही है आपको, पहले वो 60 नंबर में पूछते थे, अब वो 30 नंबर में पूछेंगे, लेकिन पढ़ना उतना ही है। इसलिए एमपीपीएससी ने अपने बहुत समझदारी से अपने सिलेबस को और ज्यादा लेंदी कर दिया है, ध्यान से देखें तो आप, ठीक है। तो ये पढ़ना है। अब मैं आपको कुछ पीवाईक्यू बताता हूं 2023 के कि क्या आए हैं। अब देखो मैंने जिन अंबास था, मैं आपसे बोल रहा था ना गणतंत्र की बात, देखो गणतंत्र से क्वेश्चन आया है। नैस्तिक एक हिंदुओं में एक प्रथा होती है, जब हम संस्कृति का इतिहास पढ़ेंगे, सांस्कृतिक इतिहास पढ़ेंगे, तब हम देखेंगे कि वैदिक समय में, वैदिक पीरियड में नैस्तिक का प्रयोग होता था। नैस्तिक मतलब एक जब व्यक्ति भक्ति के लिए और ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए जब प्रेरित होता था या उसका पालन करते थे, तो वो नैस्तिक परंपरा होती थी। यह है शयोदभा, इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा गड़बड़ है ना, उसमें ट्रांसलेशन में कुछ गड़बड़ है। शयोदभा मतलब ये विवाह की एक पद्धति थी, और इस पद्धति में लड़की जो है वो एक मेल को चुनती थी, और मेल जैसे स्वयंवर होता था, जैसे भगवान राम को का स्वयंवर हुआ था सीता, ऐसे ये विवाह की पद्धति है, ये आपको याद रखना। तो विवाह पद्धति आप कहां पढ़ेंगे, संस्कृति का पार्ट है विवाह, है ना, जहां मैंने आपको बताया था ना। अब देखो मैं आपको थोड़ा सा ले जाता हूं पीछे, बता देता हूं एक बार। मैंने आपको बताया था संस्कृति में आपको क्या पढ़ना है, सांस्कृतिक इतिहास में ये देखिए प्रथा है, ये है ना विवाह की प्रथा, तो विवाह से संबंधित प्रथा ये है ना। धार्मिक नीतियां, ये प्रथाओं में पढ़ना है, क्योंकि हर धर्म की अपनी प्रथा होती थी। हिंदू धर्म में विवाह की पद्धतियां अलग थी, मुस्लिम धर्म में अलग थी, सिख धर्म में अलग पद्धतियां होती थी विवाह की। तो हमें ये विवाह की पद्धति पढ़नी है, और इसी से क्वेश्चन आया देखो, है ना। फिर है भवनाग, थट्टा। थट्टा भवनाग जो है ये नव नागवंश था, एक तो नागवंश हर्यक वंश के बाद था, और एक जो नागवंश था वो सेकंड सेंचुरी के आसपास आया था। तो उसका एक राजा है जिससे मैंने आपको प्रमुख शासक के बारे में पढ़ना है, तो भवनाग शायद उससे संबंधित है, शायद मैं बोल रहा हूं, क्योंकि इसके बारे में दो जानकारी मिलती है। और भगवान शिव को भी भवनाग के नाम से जाना जाता था। अब ये कौन से भवनाग की बात कर रहा है, तो ये तो एमपीपीएससी ही जानता है। फिर आपको देखो थट्टा लिखा हुआ है, थट्टा जो है एक स्थल का नाम है। अब ये क्वेश्चन क्यों दिया है एमपीपीएससी ने मुझे पता नहीं है ना, मतलब इस तरीके के टफ क्वेश्चन कहूंगा मैं इसको, बहुत टफ क्वेश्चन है ये, है ना। थट्टा जो है ना इंडस, जो पंजाब पाकिस्तान है वर्तमान का, सिंध प्रांत है वहां, उसके आसपास एक जगह है,
जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जहां टूरिज्म की बहुत बहुत संभावना है। मुझे लगा कि शायद एमपीपीएससी का मेंबर वहां कहीं घूमने गया होगा तो उसने वो नाम दे दिया थट्टा, है ना। वैसे इतनी पॉपुलर जगह थोड़ी कि आप पेपर में उसको पूछ ले। ये शाह कुर्तन, तो जो इल्तुतमिश की मां थी उसका नाम था शाह कुर्तन, इसका ही बेटा था रुकुद्दीन, है ना। तो रुकुद्दीन तो अपने पिता के इल्तुतमिश के बाद शासक बना था, बट वो तो ऐश अय्याशियों में लगा रहता था और अपने माँ को प्रशासन सौंप दिया था उसने। लेकिन इसकी माँ भी मतलब प्रशासन ठीक से नहीं चला पा रही थी, तभी जो है रजिया सुल्तान, उसको एक मौका मिला था और रजिया सुल्तान ने शाह तुर्कन को गिरफ्तार किया था और मार दिया था, है ना। खैर वो अलग विषय है, उस पर नहीं जाएंगे। तो देखिए शाह कुर्तन, जब आप वंश पढ़ेंगे, सल्तनत काल पढ़ेंगे, तो आप इसके बारे में पढ़ेंगे, है ना। तुगलक वंश पढ़ेंगे, है ना, सैयद वंश पढ़ेंगे, लोधी वंश पढ़ेंगे, तो मामूलक वंश पढ़ेंगे, तो इन सब के बारे में आपको पढ़ना ही है, ठीक है। वहीं से क्वेश्चन आते हैं। देखिए वैशाली के लिच्छवी गणराज्य पर टिप्पणी कीजिए। मैं आपसे बोला था गणराज्य की बात कर रहा था, देखिए क्वेश्चन आ गया लिच्छवी गणराज्य। ये देखिए अंबास था, ये भी गणराज्य है। गणराज्य पे कितना फोकस करता है एमपीपीएससी, है ना। ये गणराज्य है। भागवत धर्म में चतुर्व्यूह चतुर्व्यूह क्या है। अब देखिए हिंदू धर्म की धार्मिक नीतियों से क्वेश्चन है, या धार्मिक पद्धतियां या धार्मिक प्रथाओं से ही प्रश्न है, सीधी बात, धार्मिक प्रथाओं से। तो भगवान कृष्ण के जो पिता थे और उनके जो दो पुत्र थे, उनको मिलाकर एक जो है ना चतुर्व्यूह को बताया जाता है, चतुर्व्यूह है। मतलब देखो उधर डिटेल में नहीं जाना, वो पढ़ना जब हम क्लास करेंगे तब डिटेल में पढ़ेंगे, क्लास भी वैसे लंबी हो रही है ना। तो मैं कह रहा हूं कि देखो अब धर्म से क्वेश्चन आया, धार्मिक प्रथाओं से क्वेश्चन आया, धर्म। अब देखो इजारा प्रणाली क्या थी, इजारे प्रणाली, है ना। ये एक व्यवस्था थी, कराधान की व्यवस्था बोल सकते हैं आप, है ना। टैक्सेशन टाइप का सिस्टम था ये इजारा प्रणाली, है ना। और ये वॉरेन हेस्टिंग द्वारा शुरू की गई थी, कॉर्नवालिस ने इसको खत्म किया था। मैं वो सब नहीं बता रहा आपको, है ना, लेक्चर लंबा होगा। मुगल काल में महिलाओं की स्थिति क्या थी। देखिए मैंने आपको यही का ये टॉपिक बताया था कि समाज में आपको महिलाओं की स्थिति पढ़ना रहती है, और यहां क्वेश्चन आ गया मुगल कालीन समाज में महिलाओं की क्या स्थिति थी। आप सब में पढ़ डालिए ना, मुगल में पढ़ लीजिए, सल्तनत में पढ़ लीजिए, परमार में पढ़ लीजिए, चंदेल में पढ़ लीजिए, चेर में पढ़ लीजिए, चोल में पढ़ लीजिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन में, सब में पढ़ लीजिए। पता नहीं कब किसका क्वेश्चन आ जाए, सीधा क्वेश्चन। अब देखिए हिंदू संस्कारों पर इस बार एक चीज और मैं आपको बताऊं, मेरा ऑब्जर्वेशन ये रहा है कि एमपीपीएससी ने जो हिंदू संस्कृति थी, या हिंदू संस्कृति ना कहें उसको, जो भारतीय संस्कृति थी ना, उस पर बहुत फोकस किया है, और बहुत सारे और बहुत शानदार जो है सिलेबस में उस कई एंगलों से उसको जोड़ने की कोशिश करी है। 16 संस्कार को हेल्थ से जोड़ के बताया है, बहुत ही शानदार और जबरदस्त सिलेबस डिजाइन किया है। लेकिन फिर वही कह रहा हूं मैं, दुर्भाग्य है यहां के पढ़ाने वाले कोचिंग संस्थाओं का, कितना अच्छा सिलेबस होने के बाद भी 2 साल बाद जो बच्चा है वो गधा का गधा ही निकाल के देते हैं वो, है ना। ठीक है। अब देखिए हिंदू संस्कारों पर दृष्टि डालिए, विश्लेषणात्मक दृष्टि डालिए, एनालिटिकल लुक, है ना, हिंदू संस्कारों पर। तो हिंदू 16 संस्कार होते हैं, उस पर ये दृष्टि डालने की कह रहा है, एनालिटिकल लुक डालिए। फिर देखिए गौतमीपुत्र शातकर्णी कौन था, है ना। मैंने आपको कहा था प्रमुख शासक पढ़ने हैं, तो ये शासक रहता है, और ये जहां शासक रहता है वहां मात्र सत्तात्मक शासन चलता है। गौतमी पुत्र जो था, गौतमी इसकी मां का नाम था, और ये गौतमी का पुत्र था शातकर्णी, है ना। और राष्ट्रकूट वंश से संबंधित था, ये राष्ट्रकूट वंश का था। और इसकी सैनिक सफलताओं का वर्णन कीजिए। मैंने आपको बताया राजनीतिक इतिहास में हमें सैन्य अभियान के बारे में पढ़ना होता है। अब देखिए, अब मुझे बताइए कि जो मैंने आपको डायमेंशन खोली थी, कुछ आपको बाहर लग रहा है उन डायमेंशन से, इनको थोड़ा हटा दीजिए, है ना। इसमें सिर्फ हिस्ट्री में बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ हिस्ट्री में। बाकी तो मैं आपको एक एक वर्ड मैच करके बता दूंगा। हिस्ट्री में थोड़ी सी अनसर्टेनिटी यहां रहती है, बाकी तो सब सीधा सीधा आता है, पूरा सीधा सीधा आता है ना। और ज्यादा दिमाग खराब मत करना, है 12 नंबर का सेगमेंट है, ज्यादा रोना नहीं है। 2-2 नंबर के 6 क्वेश्चन आएंगे, है ना। अच्छा 6 भी नहीं आएंगे अब तो 2-2 नंबर के, ये एक ही यूनिट है ना, तो 2-2 नंबर के 3 क्वेश्चन आएंगे। तो 6 नंबर का है ये मामला, क्योंकि अभी 3 ही क्वेश्चन आएंगे, अभी पहले 6 आ रहे थे। 2024 से इस यूनिट से 3 ही क्वेश्चन आएंगे, है ना। तो 3 क्वेश्चन वो टफेस्ट बना सकता है, इस बात की संभावना है, क्योंकि वो
हिस्ट्री में ऐसे कई क्वेश्चन बनाता है जहां बच्चे छू नहीं पाते, बाकी सब्जेक्टों में मैनेज हो जाते हैं, है ना। तो देखिए 2023 का पेपर बताया मैंने, अब मैं 22 का बताता हूं आपको। सैद्धांतिक और असैद्धांतिक में से क्या तात्पर्य है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र को, जैसे हमने साहित्य पढ़ते हैं तो हम उसको देखेंगे। अर्थशास्त्र साहित्य में हम पढ़ते हैं कौटिल्य का अर्थशास्त्र। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के दो स्थलों के नाम देखिए, तो भौगोलिक स्थिति पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता कहां कहां फैली थी, है ना। तो दो स्थलों के नाम लिखने, मतलब बच्चों जैसा क्वेश्चन है ये। खिलाफत आंदोलन, है ना, तो हमें आंदोलन भी पढ़ने होते हैं। देखिए कबूलियत क्या होते थे, मुगल काल में कबूलियत क्या होते थे, जब हम इसका प्रशासन पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि इसमें क्या होते थे। सिद्ध साहित्य ट्रेडिशन, सिद्ध साहित्य परंपरा, है ना। जब स्वास्थ्य वाला सेगमेंट पढ़ेंगे आप तो सिद्ध साहित्य परंपरा को आप पढ़ेंगे, है ना। गुफा लेख को, गुहा लेख, अशोक के गुहा लेख में संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। संगम युगीन संस्कृति का समाज, संस्कृति और समाज के विषय में लिखिए। संगम युगीन संस्कृति एवं समाज, संगम काल का संस्कृति और समाज पढ़ना है, इजी क्वेश्चन है। बलबन ने तुर्की अमीरों के दमन की समस्या पर लिखिए, बलबन के तुर्की अमीरों के दमन की समस्या पर लिखिए, है ना। सूफी शब्द को समझाइए। नालंदा बिहार पर एक लेख लिखिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि नालंदा का भी उद्घाटन हुआ, मोदी जी ने किया, लेकिन क्वेश्चन पहले ही आ चुका है, क्योंकि हमें समाज में शिक्षा को पढ़ना है, शिक्षा बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पहले ही सवाल पूछ लिया एमपीपीएससी ने 2022 में, है ना। तो कई क्वेश्चन तो हम यहां बैठ के मन में सोच सकते हैं कि क्या पूछा जाएगा, है ना, अगर आपको सिलेबस की बेहतर तरीके से समझ है और आप वर्तमान में हो रही घटनाओं से परिचित है। क्योंकि जो एग्जामिनर होता है, जो क्वेश्चन सेट करने वाला व्यक्ति होता है, वो भी क्वेश्चन कैसे बनाता है, उसको सिलेबस दे दिया जाता है, तो या तो सिलेबस को पढ़ पढ़ के सीधे क्वेश्चन बनाता है। एमपीपीएससी में 99% ऐसे ही होता है। 1-8% ऐसा होता है कि वो किसी टॉपिक को पढ़ रहा है और वो कहीं न्यूज में है या कुछ है, तो उससे जोड़कर वो क्वेश्चन बना देता है ना। बाकी क्वेश्चन एमपीपीएससी में सीधे ही आते हैं। लेकिन सिलेबस की जिसको समझ है वो बहुत अच्छे से इस एग्जाम को डील कर सकता है, टेकल कर सकता है, और जो करंट अफेयर पे जिसकी अच्छी कमांड है वो बेहतर नंबर ला सकता है, क्योंकि अपने आंसर को इनरिच करने के लिए हमें उसको वर्तमान परिदृश्य से जोड़ना जरूरी है। जैसे नालंदा के बारे में आपको लिखना था एक लेख, अब नालंदा के बारे में लिखते हुए आप मोदी जी की नालंदा यात्रा का जिक्र कर देते और जिस तरीके इसका रिनोवेशन किया है हमने नालंदा का, तो आपका आंसर तो बेहतर हो ही जाता दूसरों की तुलना में। सब लोग ट्रेडिशनल लिख रहे होते, लेकिन आप ट्रेडिशनल के साथ कुछ कंटेम्प्रेरी भी लिख रहे होते। देखिए महोत्सव अध्यक्ष श्री हरियक चांद बीबी अमीनी आयोग, मतलब ये क्वेश्चन है, आप देखिए, है ना। मैं स्लाइड ये है ना टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर दूंगा, तो आप आराम से देख लीजिएगा। आप पाएंगे कि पूरे के पूरे जो मैंने आपको डायमेंशन बनाई वहीं से क्वेश्चन आए, पूरे क्वेश्चन वहीं से आए। अब देखिए ऋग्वेद पीरियड की ये, अच्छा यहाँ ऋग्वेद लिखना छूट गया, ऋग्वेद पीरियड के राजनीतिक संगठन के बारे में पढ़ना है। तो जब आप ऋग्वेद पढ़ेंगे तो राजनीति आप पढ़ेंगे उसमें, तो राजनीति में राजनीतिक संगठन पढ़ेंगे। अशोक के धम्म पर विचार करना है, तो मैंने आपसे कहा था धार्मिक नीतियां पढ़नी है आपको। अशोक किसका था? मौर्य वंश का। जब मौर्य वंश पढ़ेंगे तो मौर्य वंश की धार्मिक नीतियों में अशोक आता है, तो अशोक की क्यों छोड़ेंगे भाई, उसको भी पढ़ेंगे। लोग क्वेश्चन आ गया 11 नंबर में, सीधा सीधे क्वेश्चन आएंगे। इस बात की बिल्कुल चिंता मत करो, बस सिलेबस को समझो, सिलेबस को अच्छे से समझो। मैं कह रहा हूं एग्जाम बहुत आसान है, बहुत आसान है, ठीक है। तो इस तरीके से 20 के क्वेश्चन है ना। मैं जैसे देखो सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, मैंने आपसे कहा नगर नियोजन पढ़ना है, स्थापत्य में सीधा क्वेश्चन आया। गुप्त काल में कला और स्थापत्य के विकास का वर्णन कीजिए, मतलब लॉलीपॉप, सीधे सीधे सवाल आ रहे हैं। बालाथल संस्कृति, ये तो इंडस वैली के पहले का पूछ लिया उसने, बालाथल संस्कृति के बारे में। देखिए प्राचीन भारत में प्राचीन भारतीय वैज्ञानिक साहित्य पर वैज्ञानिक उपलब्धियों को आपको पढ़ना ही है प्रॉपर तरीके से। एनसीईआरटी में भी एक चैप्टर है वैज्ञानिक उपलब्धियों पर एंशिएंट हिस्ट्री में, तो इसको आपको पढ़ना है। देखिए बेहतर तरीके से इसको पढ़ेंगे। सब कुटीर उद्योगों के उद्योग पढ़ना है। भारत में कुटीर उद्योगों के पतन के कारण लिखिए। हम जब उद्योग पढ़ेंगे तो कहीं राइज भी हुए उद्योग और कहीं खत्म भी हुए, तो राइज हुए हैं उनके क्या कारण है और खत्म हुए हैं उनके क्या कारण है, उसको भी देखना है। मैं बताऊं आपको, ध्यान से आप देखें ना, अगर अभी मैं आपको दिखाऊंगा, ये भी दिखाऊंगा आगे, आप एक तरफ अपने सिलेबस को रखिए और एक तरफ एमपीपीएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को रखिए। आपको बताऊं मैं, सीक्वेंस भी चेंज नहीं होता,
सीक्वेंस तक चेंज नहीं करता एमपीपीएससी। जैसे 3-3 नंबर के, जैसे यूनिट 1 है, ठीक है, एक सेकेंड मैं आपको क्या बता रहा हूं, मैं बोर्ड पे बता देता हूं, फिर हम क्लास को ओवर करेंगे। बस 2 मिनट और सुन लीजिए। मैं आपको क्या बता रहा हूं, जैसे एमपीपीएससी में उसने कहा कि यूनिट 1 से मैं पूछूंगा 30 नंबर का, ठीक है, यूनिट 1 से, यूनिट 2 से भी पूछूंगा 30 नंबर का, यूनिट 3 हो गई, 4 हो गई और 5, ये 5 यूनिट हो गई, ठीक है। अब हर यूनिट से आता है कितने कितने मार्क्स का, 30 मार्क्स का, ठीक है ना। अब इसमें आपको कुछ क्वेश्चन अब जो मिलेंगे, अभी मैं लेटेस्ट पैटर्न बता रहा हूं आपको, 2 नंबर के मिलेंगे, कुछ आपको 7 नंबर के मिलेंगे और कुछ आपको 10 नंबर के मिलेंगे, है ना। तो आपको 3 क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर के मिलेंगे, 2 क्वेश्चन जो है और 1 क्वेश्चन जो 10 नंबर का मिलेगा, मतलब ऐसे 6 और 14 और 10, ऐसे ये हो गया 30 नंबर, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अब एमपीपीएससी क्या करेगा पता है आपको, जो छोटे क्वेश्चन अब एक साथ देगा वो सारे के सारे हर यूनिट से, मतलब ये एक पार्ट है तो इससे 3 क्वेश्चन आएंगे, तो टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे, इस यूनिट से 3, इससे 3, इससे 3, इससे 3, इससे 3, 15 क्वेश्चन आएंगे छोटे वाले, 2 नंबर वाले आएंगे 15 क्वेश्चन। तो जो 15 के 15 क्वेश्चन का सीक्वेंस रहेगा ना, पहला, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन यूनिट 1 से होगा, चौथा, पांचवा, छठा क्वेश्चन यूनिट 2 से होगा, 7वां, 8वां, 9वां क्वेश्चन जो है यूनिट 3 से होगा, 10वां, 11वां, 12वां जो क्वेश्चन है वो यूनिट 4 से होगा, 13वां, 14वां, 15वां क्वेश्चन जो है ना वो यूनिट 5 से होता। मतलब वो सीक्वेंस भी नहीं बदलता। और पता नहीं आप किस चीज की तैयारी करते हैं और आप कहते हैं कि एग्जाम टफ है, मतलब सीक्वेंस तक नहीं बदल रहा। आप पेपर उठा के एक एनालिसिस करके देखिए, है ना, और इस भ्रम जाल से, इस माया जाल से निकलिए, और हम बेहतर तरीके से, शानदार तरीके से आपको साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ तैयारी करेंगे, ये हमारा आपसे वादा है। और हम आपको एग्जाम क्वालिफाई नहीं कराएंगे, हम आपको एक दृष्टिकोण आपके अंदर डेवलप करेंगे, एक विजन डेवलप करेंगे, आपको एक थिंकिंग क्रिएचर के रूप में डेवलप करेंगे, आपको एक सोचने वाले प्राणी के रूप में डेवलप करेंगे, ताकि आप एग्जाम क्वालिफाई करें। बहुत बहुत छोटी बात है, आप एक बेहतर सिविल सर्वेंट बनके समाज में निकले और समाज का कल्याण कर पाए, है ना। ठीक है, इसी के साथ हम आज की क्लास को ओवर करते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में, जिसमें हम यूनिट 2 हिस्ट्री वाली उसको डिकोड करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।